साथियों नमस्कार। मैं धनंजय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पंच प्रण लिया है। पहला पंच प्रण में पहला प्रण इस बात का है कि हमें अगले 21 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी अगले 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा प्रण कि हमें औपनिवेशिक काल के सभी इतिहास को किस तरीके से मिटाना है। हमें तीसरा प्रण कि हमें भारत की विभिन्नता में एकता को टीम इंडिया के तहत कैसे कार्य करना है। चौथा प्रण हमें वंशवाद और करप्शन से किस तरीके से मुक्ति पानी है। पांचवा प्रण कि हमें अपनी विरासत में, कल्चरल हेरिटेज में और विविधता को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। और ये संकल्प सिर्फ उनका नहीं है, ये संकल्प उन्होंने हिंदुस्तान की 141 करोड़ आबादी के बिहाफ पे लिया हुआ है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो सेकंड स्टेज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि 16 वर्ष से 68 वर्ष के बीच की जो एज गैप होती है उसको मानी जाती है, वो 68% है। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, जिसको अगर सही तरीके से हार्नेस किया जाए तो हमें विकसित राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो एज है 2019 से लगा के 2051 तक का डेमोग्राफिक विंडो है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, जो कि हमारे देश की जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि वहीं हमारे देश के रोज़गार में 50% लोग आबादी को कैटर करता है। साथियों, वहीं सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि 21% जीडीपी को हमारे देश में कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट को 16% कंट्रीब्यूट करता है। साथियों, जबकि हमारा टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज सेक्टर, जो कि 64% जीडीपी को देश की कटर करता है, जबकि 34% एम्प्लॉयमेंट को कटर करता है। तो साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं इम्प्रूव करेंगे, तब तक हमारा विकसित भारत बनने का जो सपना है वो अधूरा रहेगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमारे यूथ को स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यूथ को स्किल्ड होने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, जिसमें आपके कॉबलर्स, इस ब्लैक स्मिथ्स एंड कारपेंटर्स और तमाम सारे लोगों को 100 दिन का एक प्रोग्राम चला के उनको सिखाया जाता है और उसमें उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब भी गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें वरीयता दी जाती है। दूसरी, हमारे लोगों को स्किल को बढ़ाने के लिए दूसरी योजना दीनदयाल उपाध्याय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है। इसके भी तहत हमारे यूथ को स्किल डेवलपमेंट का कार्य उन्हें किया जाता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हीरो वर्शिप था, कल्ट कल्चर को ख़त्म कर दिया। आज सब्सिडी कल्चर को ख़त्म करके न सिर्फ सब्सिडी को ख़त्म किया, बल्कि खातेधारक के बीच में बेनिफिशियरी के अकाउंट में जब उसकी सब्सिडी जाती है तो वो सब्सिडी को किसी एक माध्यम में नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सब्सिडी को खर्च करने की कंडीशन में है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ दिया, मतलब फॉर्मल सेक्टर से जोड़ा है। साथियों, देश में 80 करोड़ से ज़्यादा जनधन बैंक अकाउंट्स हैं। साथियों, आप सबको आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी संख्या में किसी संख्या के पास किसी बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। और न जनधन अकाउंट्स न मात्र 0 रुपीज़ पे उसका ओपनिंग होती है, बल्कि उसमें 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। साथियों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की आवश्यकता है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तमाम सारे उन सेक्टरों में जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उसमें वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के मिशन के द्वारा 9,000 नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। साथियों, जहां एक तरफ नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं जिनको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोला जाता है, वहीं पुराने प्रोजेक्ट्स को, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को भी रेनंशिएशन किया जा रहा है, उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। साथियों, जहां बेंगलुरु में और हैदराबाद में नए एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए गए, वहीं दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट को, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट को रेनोशिएट किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा, रिलीजियस साइट्स को, जो हमारे देश की विभिन्न रिलीजियस साइट्स है वहाँ को, इम्पोर्टेंट कोस्टल एरियाज़ को, हिली एरियाज़ को, जहाँ कहीं भी हमारे रीजनल कनेक्टिविटीज़ नहीं थी, उनको कनेक्टिविटीज़ को बढ़ाया। उसमें हमारे भारतमाला प्रोजेक्ट में हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे चाइना अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करने में मात्र 6 दिन में अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर देता था, हमें महीनों लग जाते डिप्लॉय करने में। आज हमारी कैपेसिटी को नॉर्थ ईस्ट को बढ़ा करके हम मात्र कुछ हफ्तों के अंदर जो है अपनी फोर्सेस को, अपनी सारे आर्टिजन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। आज जहां भारत सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी में आ चुका है, सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी का मतलब कि हम अर्थ से भी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन से, मतलब ओशन से कर सकते हैं, इस तरह एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। आज हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पूरी तरीके से, आज हमें कोई आंख दिखा के नहीं जा सकता है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत देश की सेकेंडरी सेक्टर के जो 21% है उसको 25% जीडीपी में ग्रोथ करने के लिए और 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जिसमें रीजनल डेवलपमेंट होगा। तमाम सारे स्टेट्स अपने हिसाब से जिनको जो चाहिए, जिस तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ वो अपने हिसाब से डिमांड करते हैं। साथियों, इससे एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, एफडीआई आएगी। पहले हम सिर्फ बायर हुआ करते थे, हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते थे। आज हम सिर्फ बायर नहीं हैं, आज हम डिफेंस से एक्सपोर्टर भी हैं। आज हमारे यहाँ चाहे यूएस से हो, चाहे रशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, आज हमारे यहाँ अपने डिफेंस फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हमको टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, उससे हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन हो रहा है। हमारे मेक इन इंडिया में, हमारे मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको इंजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ कहा गया, जिसमें 100 मिलियंस जॉब क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कर भी रही हैं। उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैसल फ्री बिजनेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया। जहां पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं थी, गवर्नमेंट्स रेगुलेटर के रूप में थी, आज गवर्नमेंट्स फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रही है। साथियों, इसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम में 25 सेक्टर्स थे, आज 27 सेक्टर्स को हाईली फोकस्ड सेंटर्स बनाया गया, जहां हमारे रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए उड़ान स्कीम लाई गई। साथियों, आपको मालूम होगा कि जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक है
कि हमारे लॉजिस्टिकल गुड्स को सप्लाई की ट्रकों की एक दिन में 600 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक वो चलते हैं। हमारी इंडिया की तमाम सारी जो लॉजिस्टिकल व्हीकल्स हैं वो मात्र 200 किलोमीटर चल पाते हैं। इससे हमारे मिलियंस में हमारे पेरिशेबल आइटम्स इससे साथियों मिलियंस में हमारे पेरिशेबल आइटम्स खराब होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन कैपेसिटी 50% तक डाउन हो जाती है। साथियों इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। साथियों जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले ऑक्ट्रोई टैक्स, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, जीएसटी, वैट, तमाम सारे टैक्सेस लगते थे जो कि डिफरेंट रीजनल डिस्पैरिटी पैदा करते थे। आज वन नेशन वन टैक्स ला करके जीएसटी के अंदर सारी चीज़ों को सब्ज्यूम्ड करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हैसल फ्री बिजनेस को बढ़ावा दिया है। साथियों जैसा कि आपको मालूम होगा कि जीएसटी के आ जाने से जहां कल तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जाने के लिए लंबी क्यूज लगती थी, रोकना पड़ता था गाड़ियों को और उनकी चेकिंग होती थी और वेयर हाउसेस बना के उनमें पैसा कॉस्टली लॉजिस्टिक्स होती थी। आज एक बार में वन डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन डायरेक्ट बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ता है। तो साथियों जहां एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति बना करके 16 मिनिस्ट्री को एक साथ जोड़ने का काम किया है। साथियों हम लोग देखते थे अभी पहले कि अभी सड़क की खुदाई हुई है तो वायर डालने के लिए, कल को ब्रॉडबैंड के लिए, कल को किसी शुद्ध नल से जल के लिए, तो बनी बनाई सड़कों को तोड़ दिया जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार तोड़ा बनाया जाता था। इसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लाया ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन हो सके, ताकि पब्लिक फंड्स को बचाया जाए और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने स्लेव मेंटेलिटी को खत्म करके मास्टर मेंटेलिटी लाने का काम किया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या की आबादी में सरकारी जॉब देना सारे लोगों को असंभव सा कार्य है और नौकरी करने से बेहतर है कि स्टार्टअप किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप कल्चर सिखाया। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिंप्लीफिकेशन एंड हेल्ड होल्डिंग दिया ताकि आपके आईपीआर रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में, आपकी कंपनी के आईपीआर में, आपके लाइसेंस में गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करेगी। और मदर डॉटर सीड फंड के थ्रू आपको गवर्नमेंट रिजनेबल रेट्स पे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको फंड्स प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाया। उनके लिए उद्यम पोर्टल पे जाकर के आसानी से रजिस्ट्रेशन करा के एंड पीएम मुद्रा के तहत आपको जो है शिशु लोन 50,000 तक का, किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख तक का एंड तरुण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का जो है आपको लोन देने का काम किया। हमारी सरकार ने किसानों को बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए कल तक जो अड़हतियाज होते थे वो बार्गेन करके कम दामों में हमारे किसानों की जो है फसलों को ले लेते थे। हमारे किसानों को उनकी वाजिब कीमत नहीं मिल पाती थी। उन वाजिब कीमत के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक स्टेट्स में मेगा फूड पार्क बनाने की योजना को डेवलप किया, जिसमें 5,000 एकड़ जो भी स्टेट देगा उसको गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए ग्रांट प्रोवाइड करेगी ताकि वो पार्क बनाए, ताकि डायरेक्ट फार्मर जो है फार्म से फैक्ट्री तक डायरेक्ट जो है रॉ मटेरियल्स जाएं, बीच में कोई नेगोशिएशंस, कोई अड़हतिया जो है उनको बार्गेन न कर पाए। साथियों जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को लेते 360 डिग्री मीडिया कैंपेन चलाया, जिसमें टीवी पे एडवर्टाइज हो या फिर सोशल मीडिया पे हो या फिर अखबारों में हो कि हम किस तरीके से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में मिशन परिवार
परिवार विकास के तहत 146 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 3.1 से ज़्यादा था। उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने TFR को रेट को कम करने के लिए शादी की उम्र को महिलाओं के 21 साल किया, ताकि उनको बेहतर अपने भविष्य को संवारने की और अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए उनको मौका मिल सके और TFR रेट को कम किया जाए। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च किया। एंड इसमें साथियों आपको मालूम होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो भी फंड होंगे 55% इसके फंड्स एडवर्टाइजमेंट में एंड 5% जो है टॉयलेट्स में एंड 5% सैनिटरी पैड्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। साथियों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स का इस्तेमाल बनाने का काम किया, ताकि बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप की जाए, ताकि साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर डेवलप हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट लेके आए। उस पर जो है 36 चैनल्स हैं, 36 चैनल्स DCH पे लेके आए उसके तहत, ताकि उस पर NIT, IIMs एंड एम्स के जो लेक्चर्स हैं वो किस तरीके से हमारे लोगों को डिलीवर किया जाए। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे डिफेंस पे 6 लाख करोड़ रुपए का लगभग GDP का 13% अभी हाल के बजट में गवर्नमेंट जो है एक्सपेंड कर रही है। साथियों, तमाम सारी योजनाएं हैं जिनको गिनाने लगे तो शाम हो जाएगी, और इन तमाम सारी योजनाओं के तहत आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस आह्वान के साथ, जिस उम्मीद के साथ 2047 का लक्ष्य रखा है कि एक विकसित भारत बनाने का, निश्चित ही जिस विजनरी सोच के साथ हमारे लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे इस मिशन में वो ज़रूर कामयाब होंगे। मैं लास्ट में उनके लिए एक लाइन कोट करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम बॉर्न इन द एज ऑफ द लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। साथियों, जय हिंद।